22 वर्षीय अमेरिकी युवक डेक्स्टर विलियम्स एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एक प्रमुख कांग्रेसी हैं और उनकी मां एक सफल व्यवसायी है। अपने आकर्षक रूप, 6 फीट 2 इंचेस की ऊंचाई, सुडौल शरीर, 6 पैक एब्स और लंबे लहराते काले बालों के साथ डेक्स्टर धन और आकर्षण की आभा बिखेरता है। डेक्स्टर की प्लेबॉय के रूप में प्रतिष्ठा अच्छी तरह से अर्जित है। उसकी कई रोमांटिक उपलब्धियां उसके अदम्य आकर्षण का प्रमाण है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी मां ने उसे अपने व्यवसाय में एक पद की पेशकश की। डेक्स्टर ने इसे स्वीकार कर लिया और जल्द ही खुद को कार्यालय में पाया, जहां उसके आकर्षण ने उसकी मां की सचिव को तुरंत मोहित कर लिया। कुछ ही देर में उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उनके बीच की गर्मागर्म मुलाकातें उसके दफ्तर में ही होने लगी। उसकी मां, जो उसके इस कृत्य से वाकिफ थी, ने आंखें मूंद ली। अपने इकलौते बेटे के लिए उसका प्यार उसकी सारी चिंताओं पर भारी पड़ गया। इसके अलावा उसके पिता का एक कांग्रेसी होने का प्रभाव होने के कारण डरने की कोई बात नहीं थी। 6 महीने के अंदर ही डेक्स्टर ने ऑफिस की लगभग हर आकर्षक महिला की अंतरंग संगति का आनंद ले लिया था। उसका आकर्षण और यौन क्षमता अप्रतिरोध्य थी और उसने मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाया। इस दौरान उसकी मुलाकात अपनी मां की सहेलियों से भी हुई, जिनमें से कई सफल व्यवसाय महिलाएं थीं और कुछ विवाहित भी। डेक्स्टर की मोहक कला की कोई सीमा नहीं थी। वह उनके घर जाता और उनके साथ ऐसे कामुक संबंध बनाता जिससे वे महिलाएं और भी ज्यादा पाने की लालसा रखने लगती। डेक्स्टर की यौन क्षमता लाजवाब थी। उसने अपनी इस कला को इस हद तक निखारा था कि वह किसी भी स्त्री को अपने स्पर्श मात्र से ही चरम सुख की चरम सीमा तक पहुंचा सकता था। उसका असाधारण उपहार, उसका प्रभावशाली 8 इंच का लिंग, उसकी साथी पर एक अमिट छाप छोड़ता था, जिससे उनके लिए किसी और के साथ संतुष्टि पाना मुश्किल हो जाता था। उसकी यौन क्षमता का ख्याल ही किसी भी स्त्री के लिए कांपने के लिए काफी था। एक खास मुलाकात खास रही। डेक्स्टर कई हफ्तों से अपनी मां की एक शादीशुदा बिजनेस सहयोगी पर नजर गड़ाए हुए था। वह 30 के आसपास की एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसके उभार उसे दीवाना बना रहे थे। एक शाम काम की बात करने के बहाने वह उसके घर गया। उनके बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था और कुछ ही देर में वे उसके बेडरूम में पहुंच गए। डेक्स्टर के हाथों ने उसके शरीर को इतनी कुशलता से छुआ कि उसकी सांसें फूलने लगी। उसका स्पर्श बिजली जैसा था। उसके अंदर आनंद की लहरें दौड़ गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि कैसे छेड़ना और खुश करना है, उसे चरम सीमा तक पहुंचाना है, फिर पीछे खींचकर उसे और मांगने के लिए छोड़ देना है। जब उसने आखिरकार उसके अंदर प्रवेश किया, तो वह एक धीमे, सोचे समझे धक्के के साथ था, जिससे वह आनंद से चीख उठी। उसकी हरकतें बेहद कुशल थीं, हर धक्का बिल्कुल सही जगह पर लग रहा था, जिससे वह वासना से पागल हो रही थी। जैसे जैसे वह उसके भीतर आगे बढ़ता गया, उसके हाथ उसके शरीर के हर इंच को टटोलते रहे, उसे ऐसे तरीकों से छेड़ते और प्रसन्न करते रहे जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह खुद को चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। उसका शरीर उत्सुकता से कांप रहा था। जब वह आखिरकार झड़ी, तो वह परमानंद की चीख के साथ थी। उसका शरीर उसके चरमोत्कर्ष की तीव्रता से ऐंठ रहा था। उनकी मुलाकात के बाद वह वहीं लेटी रही, थकी हुई और संतुष्ट, ये जानते हुए कि डेक्स्टर ने उसे जो सुख दिया था, उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। वह उस पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी, उस पर उसकी आदी हो चुकी थी जो डेक्स्टर उसे महसूस कराता था। डेक्स्टर की शादीशुदा औरतों को लुभाने की अदम्य भूख हर जीत के साथ और भी बढ़ती गई। वह पीछा करने के रोमांच और इन रिश्तों की वर्जित प्रकृति में रमता था। उनके शरीर और इच्छाओं की अनोखी गतिशीलता उसकी वासना को और भड़काती थी, जिससे हर मुलाकात पिछली मुलाकात से ज्यादा मादक हो जाती थी। हर औरत जिसे उसने लुभाया, उसके बिस्तर के खंभे पर एक और निशान बन जाती थी, जो उसके अदम्य आकर्षण और यौन कौशल का प्रमाण था। एक दिन डेक्स्टर के पिता को एक खास पार्टी में आमंत्रित किया गया, जिसमें शहर के सबसे प्रभावशाली लोग शामिल हुए थे। अपने बेटे को कुछ प्रमुख खिलाड़ियों से मिलवाने का मौका देखकर डेक्स्टर के पिता उसे अपने साथ ले गए। जैसे ही वे पहुंचे, डेक्स्टर ने खुद को अपने पिता के दोस्तों से घिरा पाया, जो सभी 50 साल के थे। बुजुर्ग चेहरों के बीच डेक्स्टर की नजर एक पुरुष के बगल में खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने एक उत्तेजक पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी और कपड़े में एक आकर्षक कट से उसकी जांघें साफ दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने उसका परिचय हेलेना नाम से कराया, जो उसकी पत्नी थी। डेक्स्टर ने उसका हाथ हिलाया। उसकी उंगलियां कुछ ज्यादा देर तक रुकी रहीं और उसकी हथेली को हल्के से खरोंचती रहीं। हेलेना ने आंखें घुमाकर और होठों को हल्के से काटकर जवाब दिया, एक ऐसा इशारा जिसने डेक्स्टर के अंदर वासना की लहर दौड़ा दी। उसने घुटन महसूस की, उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं और उसने अपनी आंखों से उसके कपड़े उतार दिए।
जाने से पहले उसने चुपके से उसे अपना नंबर दे दिया। उसकी आवाज धीमी और भारी थी और उसने उससे फोन करने को कहा। हेलेना, एक 35 वर्षीय महिला जिसका शरीर ध्यान आकर्षित करने के लिए तरसता था, अच्छी तरह जानती थी कि डेक्स्टर क्या चाहता है। उसका पति, जो 50 साल का हो चुका था, अब उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था और उसने डेक्स्टर में अपनी गहरी, सबसे कामुक इच्छाओं को पूरा करने का एक अवसर देखा। उस शाम पहले ही हेलेना ने डेक्स्टर को अपना पता लिखकर उसे अपने घर आने का न्योता दिया था। डेक्स्टर उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसका दिल बेसब्री से धड़क रहा था और आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर उसका लिंग पहले से ही सख्त हो रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने हेलेना को उत्तेजक फिशनेट अधोवस्त्र पहने देखा। उसका शरीर मुश्किल से छुपा हुआ था। उसकी आंखों में भूख थी जो उसकी आंखों से मेल खाती थी। हेलेना ने डेक्स्टर को अंदर खींच लिया। उसकी आवाज वासना से भारी हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बिल्ली क्या घसीट कर अंदर ले आई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां उसकी छाती की आकृति को छू रही थी। उसकी आंखें उसके शरीर पर घूम रही थी। उसकी पैंट के उभार पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, शरारती लड़के। मुझे लगने लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। डेक्स्टर, जिसकी आंखें वासना से काली हो गई थी, उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी निगाहें उसके शरीर को निहार रही थी, जो फिशनेट अधोवस्त्र से मुश्किल से छिपा हुआ था। मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता, हेलेना, उसने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। उसका हाथ उसके स्तन को थामने के लिए बढ़ा। उसका अंगूठा उसके निप्पल पर रगड़ रहा था, जिससे वह हौंफ रही थी। मैं सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे शरीर के बारे में, उन चीजों के बारे में जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उसने मुट्ठी भर कॉन्डोम निकाले, जिनमें से कम 10 निकले। हेलेना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्साह का मिला जुला भाव झलक रहा था। कॉन्डोम को देखते हुए उसकी सांसें अटक रही थी। फिर डेक्स्टर की ओर, उसकी आंखों में वैसी ही भूख थी जैसी उसकी आंखों में थी। भाड़ में जाओ, डेक्स्टर, वह हौंफते हुए बोली। उसका हाथ उसके हाथ से कॉन्डोम लेने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां उसके हाथों से टकराईं, जिससे उसके अंदर वासना की लहर दौड़ गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे इतना संभाल सकते हो? मैंने कभी नहीं। मेरा मतलब है, मैंने नहीं सोचा था। भाड़ में जाओ, डेक्स्टर, तुम मुझे अभी बहुत गीला कर रहे हो। डेक्स्टर उसके करीब आया। उसका शरीर उसके शरीर से सट गया। उसका हाथ नीचे सरकते हुए उसकी गांठ को थामने लगा, उसे दबाने लगा, जिससे वह हौंफने लगी। मैं इस रात को तुम्हारे लिए अविस्मरणीय बनाना चाहता हूँ, हेलेना, वह गुर्राया। उसके होंठ उसके कान से छू रहे थे। उसके दांत उसकी कमर पर चुभ रहे थे, जिससे वह कराह रही थी। मैं तुम्हारे रोम रोम को टटोलना चाहता हूँ, तुम्हें वासना से पागल कर देना चाहता हूँ, तुम्हें इतना उत्तेजित करना चाहता हूँ कि तुम तारों से भर जाओ। हेलेना का शरीर उसके हर आदेश का पालन कर रहा था। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी क्योंकि उसकी उंगलियां उसे छेड़ रही थी और उसे खुश कर रही थी। उसके हाथ उसके कंधों को जकड़े हुए थे। उसके नाखून उसके शरीर में गड़े हुए थे। ओह, भाड़ में जाओ, डेक्स्टर, वह हौंफते हुए बोली। उसका सिर पीछे झुक गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। भाड़ में जाओ, डेक्स्टर, मुझे तुम्हारी जोर से जुदाई चाहिए। डेक्स्टर के होंठ हेलेना के होठों से मिल गए। उसका चुंबन भूखा और मांग भरा था। उसकी जीभ उसके मुंह में घुस गई। उसकी जीभ से उलझ गई। उसके हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, हर वक्त, हर संवेदनशील स्थान की खोज कर रहे थे, उसे छेड़ रहे थे और उसे ऐसे तरीकों से प्रसन्न कर रहे थे जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तुम्हें ये पसंद है ना? वो बुदबुदाया। उसकी आवाज वासना से भरी हुई थी। उसका हाथ उसकी योनि को थामने के लिए नीचे सरक रहा था। उसकी उंगलियां उसकी भगनासा पर रगड़ रही थी, जिससे वो हौंफ रही थी। तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें इस तरह छूता हूँ? तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें एक गंदी छोटी सी रंडी जैसा महसूस कराता हूँ? हेलेना केवल सिर हिला सकती थी। उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। उसकी इच्छा हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। उसकी सांस अटक रही थी। उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी। उसके हाथ उसके कंधों को पकड़े हुए थे। उसके नाखून उसके मांस में गड़े हुए थे। हाँ हाँ, मुझे चाहिए, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें खुली। उसकी नजरें उसकी नजरों से मिली। उसकी आंखों में उसकी जैसी ही भूख भरी थी। मत रुको, डेक्स्टर, प्लीज, मत रुको। चोदो, डेक्स्टर, मुझे चाहिए कि तुम मुझे चोदो। मुझे चाहिए कि तुम मुझे स्खलित करो। डेक्स्टर का स्पर्श विशेषज्ञ था। उसकी हर हरकत उसे वासना से पागल कर देने के लिए थी। उसकी उंगलियां उसे छेड़ रही थी और उसे खुश कर रही थी। उसके होंठ और जीभ उसके शरीर की खोज कर रहे थे।
उसका लिंग सख्त हो रहा था, उसके खिलाफ दबाव डाल रहा था, जिससे वह हौंफ रही थी, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। जब उसने अंततः उसमें प्रवेश किया तो यह एक जोरदार धक्का था जिससे वह आनंद से चीख उठी। उसका शरीर चर्मसुख की तीव्रता से ऐंठ गया, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ गए, उसकी कराहें कमरे में गूंजने लगी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांपने लगा। ओह डेक्स्टर चोदो, वह चीखी। उसका शरीर चर्मसुख की तीव्रता से ऐंठ रहा था, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। तुम कमाल हो, तुम अविश्वसनीय हो, चोदो। डेक्स्टर, तुम मुझे बहुत जोर से झड़ने पर मजबूर कर रहे हो। डेक्स्टर अभी भी संतुष्ट नहीं था, उसने उसे पलट दिया, उसे पीछे से पकड़ लिया, उसके हाथ उसके कूल्हों को जकड़े हुए थे, उसका लिंग एक आदिम तीव्रता के साथ उसमें घुस रहा था, उसकी गेंदें उसके खिलाफ टकरा रही थी, उसकी घुरघुराहट कमरे में गूंज रही थी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। हेलेना वासना की पीड़ा में खोई हुई, उसकी इच्छाओं के आगे झुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, उसका शरीर उसकी हर आज्ञा का जवाब दे रहा था, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। ओह लानत है डेक्स्टर, वह चीखी। उसका शरीर चर्मसुख की तीव्रता से ऐंठ रहा था, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था। तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम मुझे ऐसी चीजें महसूस करा रहे हो जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। भाड़ में जाओ डेक्स्टर, मैं तुम्हारी गंदी छोटी वेश्या हूं, मैं तुम्हारी गंदी छोटी वेश्या हूं। पसीने से चमकते शरीरों के साथ लेटे हुए डेक्स्टर को एहसास हो गया था कि ये तो बस शुरुआत है। शादीशुदा औरतों को लुभाने की उसकी लत अभी पूरी नहीं हुई थी और वो इन वर्जित मुलाकातों की तलाश में लगा रहेगा। हर मुलाकात पिछली मुलाकात से ज्यादा नशीली होती जाएगी और हेलेना कच्चे बेलगाम जुनून के लिए अपने नए स्वाद के साथ कामुक अन्वेषण की इस यात्रा में उसके साथ शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होगी। उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा है, उसकी इच्छा हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही है, उसकी सांस अटक रही है, उसकी कराहें कमरे में भर रही हैं, उसकी आंखें भूख से भरी हैं जो उसकी अपनी भूख से मेल खाती है। मुझे और चाहिए डेक्स्टर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था, उसका हाथ उसके लिंग को थामने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसकी उंगलियां उस पर रगड़ रही थीं, जिससे उसके अंदर इच्छा का एक झटका दौड़ रहा था। मैं तुम्हें फिर से अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ, मैं महसूस करना चाहती हूँ कि तुम मुझे पागल बना रहे हो। चोदो डेक्स्टर, मुझे चाहिए कि तुम मुझे चोदो, मुझे चाहिए कि तुम मुझे स्खलित करो। डेक्स्टर ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखें वासना से भरी हुई थीं, उसका हाथ उसके स्तन को थामने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसका अंगूठा उसके निप्पल पर रगड़ रहा था, जिससे वह हौंफने लगी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था, उसकी सांस अटक रही थी, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी, उसकी आंखें भूख से भरी हुई थी जो उसकी आंखों से मेल खाती थी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है हेलेना, वो गुर्राया, उसके होंठ उसके कान से टकरा रहे थे, उसके दांत उसकी कमर पर चुभ रहे थे, जिससे वह कराह रही थी, उसका शरीर प्रत्याशा से कांप रहा था, उसकी सांस अटक रही थी, उसकी कराहें कमरे में गूंज रही थी, उसकी आंखें भूख से भरी हुई थी जो उसकी अपनी भूख से मेल खाती थी। डेक्स्टर की आंखें वासना से भर गईं और उसने हेलेना के कान में फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज वासना से भरी हुई थी। उसकी सांसें उसकी त्वचा पर गर्म पड़ रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि यही अंत था हेलेना? ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास अभी भी बहुत सारे कॉन्डोम बचे हैं। या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बिना कॉन्डोम के ले लूं? मेरे हर इंच को अपने अंदर महसूस करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं। शायद तुम गर्भवती भी हो जाओ। कल्पना करो कि मेरा बीज तुम्हारे अंदर जड़ें जमा रहा है, बढ़ रहा है और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना रहा है। हेलेना की सांसें अटक गईं, उसका शरीर उत्सुकता से कांप रहा था। वह उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें वासना से चौड़ी और गहरी हो गईं। उसके होंठ थोड़े से खुले, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। डेक्स्टर, अगर तुम सच में चाहते हो तो मेरी गांड ले सकते हो। सच कहूं तो वह बिल्कुल अछूती है। मेरे पति का वह घटिया बहाना मुझे वहां छूने के करीब भी नहीं आया। वह मुझे ठीक से संतुष्ट भी नहीं कर पाता था, हमेशा मुझे और चाहने पर मजबूर करता रहता था। डेक्स्टर का लंड उसकी बातों से फड़क उठा, उसका हाथ उसकी गांड पर थप्पड़ मारने के लिए बढ़ा, आवाज कमरे में गूंज रही थी, जिससे उसकी सांसें थम सी गईं। पहली बार किसी ने उसे अपनी गांड देने की पेशकश की थी और हेलेना को इतने अंतरंग तरीके से पाने के ख्याल से ही उसका लंड उत्सुकता से फड़कने लगा। डेक्स्टर ने हेलेना की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी वही भूख भरी थी जो हेलेना की आंखों में थी।
हेलेना, तुम्हें कौन सा लंड ज्यादा पसंद है? तुम्हारे दयनीय पति का छोटा सा लंड या मेरा बड़ा मोटा लंड? उसने पूछा। उसकी आवाज वासना से भरी हुई थी। उसका हाथ उसके स्तन को थामने के लिए बढ़ा। उसका अंगूठा उसके निप्पल पर रगड़ रहा था, जिससे हेलेना हाँफ रही थी। हेलेना की नजरें उसकी नजरों से मिली। उसकी नजरें भी उसकी जैसी ही भूख से भरी थी। ये तुम्हारा है, डेक्स्टर, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, जिससे उसे पता चल गया कि उसके पति का लिंग मुश्किल से 3 इंच का है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर रही थी। हेलेना ने तिरस्कार से भरी आवाज में उपहास किया। वो हारने वाला तो खड़ा भी नहीं हो सकता। उसका छोटा सा लंड तुम्हारे लंड के सामने कुछ भी नहीं है, डेक्स्टर। मुझे चाहिए कि तुम मुझे चो दो, ताकि मैं फिर से एक असली औरत जैसा महसूस कर सकूं। उसका छोटा सा दयनीय शरीर मुझे कभी वैसा महसूस नहीं करा सकता जैसा तुम कराते हो। हेलेना बोलते हुए अपनी गांड डेक्स्टर के सामने दिखाने के लिए आगे बढ़ी। उसका शरीर उत्सुकता से कांप रहा था। वह चारों पैरों पर खड़ी हो गई। उसके घुटने चौड़े हो गए। उसकी पीठ मोहक ढंग से मुड़ी हुई थी। वो दोनों हाथों से पीछे पहुंची। उसकी उंगलियां उसकी गांठ के मुलायम मांस में गड़ी हुई थी, और उसने अपने सबसे अंतरंग क्षेत्र को प्रकट करने के लिए उन्हें चौड़ा कर दिया। हेलेना की गुदा को देखते ही डेक्स्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह साफ सुथरी थी। उसके आसपास की त्वचा चिकनी और बेदाग थी। उसकी गुदा के आसपास की सिलवटें साफ दिखाई दे रही थीं, जो उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थी। जैसे ही उसने उसे भींचा, उसकी गुदा सांस लेती हुई और उसे आंख मारती हुई प्रतीत हुई, मानो एक लुभावना निमंत्रण। डेक्स्टर हेलेना के पीछे खड़ा हो गया। उसका लिंग धड़क रहा था, दर्द कर रहा था। सूजा हुआ सुपाड़ा पहले से ही प्रीकम से चिकना हो चुका था और उसकी गांठ के तंगछेद से सटा हुआ था। उसके शरीर की गर्मी उसकी त्वचा पर फैल रही थी, जो कमरे की ठंडी स्थिर हवा के बिल्कुल विपरीत थी। हेलेना, उसकी आवाज एक गुर्राहट थी, जरूरत से कर्कश। तुम मुझे पागल कर रही हो। उसकी उंगलियां उसके प्रवेश द्वार की नाजुक सिलवटों को छू रही थी, छेड़ रही थी, अपनापन जता रही थी। क्या तुम इस प्यारी सी गाड़ को बर्बाद करवाने के लिए तैयार हो? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। स्मैक! उसकी हथेली उसकी गांड पर जोर से टकराई। तीखी और अश्लील आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। हेलेना हांफने लगी। उसका शरीर आगे की ओर झटका खा गया, और फिर उसके होठों से एक टूटी हुई कराह निकली। आह! इतना जोर से मत मारो! डंक उसकी त्वचा पर फैल गया, लाल और गुस्से से भरा। ठंडी हवा में उसकी गर्मी चुभ रही थी। डेक्स्टर ने हार नहीं मानी। उसका हाथ फिर नीचे आया। थप्पड़ पहले वाले के बगल में एक और निशान खिल गया। बताओ क्या चाहिए? उसने गहरी और आज्ञाकारी आवाज में पूछा। वरना मैं तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। स्मैक! भाड़ में जाओ! हेलेना की आवाज फट गई। उसका शरीर कांप रहा था। फिर हांफते हुए उसने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ खुले हुए थे। उसकी आंखें जरूरत से चमक रही थीं। मुझे तुम्हारा सख्त लंड चाहिए। उसने अपने निचले होंठ को काटा। उसकी आवाज एक मादक फुसफुसाहट में बदल गई। मेरी कुंवारी गांड चोदने के लिए। उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। प्लीज, डेक्स्टर! उसके शब्दों से उसका लिंग फड़क उठा। उसकी अनछुई भूर में घुसने का ख्याल ही उसे आदिम भूख से तड़पा रहा था। वह उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। उसका शरीर कैसे कांप रहा था, कुछ डर से, कुछ बेसब्री से, इंतजार से। तुम्हें यकीन है? उसने ताना मारते हुए अपने मोटे लंड को उसकी योनि के द्वार पर दबाया। उसे एहसास दिलाया कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि एक बार शुरू हो गया तो फिर रुकता नहीं। हेलेना ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी सांसें अटक रही थी। हाँ, उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें जरूरत साफ झलक रही थी। मैं तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। डेक्स्टर ने इंतजार नहीं किया। उसने धीरे धीरे लगातार अपने लिंग के चौड़े सिरे को उसकी कसी हुई अंगूठी में घुसा दिया। हेलेना हौंफने लगी। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके नाखून चादर में गड़ गए और उसने खुद को उसके चारों ओर खींचता हुआ महसूस किया। हे भगवान! डेक्स्टर, ये तो बहुत बड़ा है। उसकी आवाज ऊंची और हताश थी। जैसे जैसे वह और अंदर धंसता गया, उसकी गुदा उस घुसपैठ को जकड़ती गई। और बकवास, वह तंग थी। डेक्स्टर ने उसके कूल्हों को पकड़ा। उसकी उंगलियां उसकी मुलायम त्वचा में गड़ी गईं, और अपने लिंग का सिरा उसकी कसी हुई गांड में घुसा दिया। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, हेलेना। बहुत कसी हुई और गर्म। हेलेना कराह उठी। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं। उसका शरीर खुशी से कांप उठा। चूदो! यह मुझे चौड़ा कर रहा है। हाँ, डेक्स्टर, बस ऐसे ही। अचानक, जैसे ही डेक्स्टर आगे बढ़ने ही वाला था, हेलेना और डेक्स्टर दोनों ने कमरे का दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनी।
उन्होंने मुड़कर देखा तो एक आदमी वहां खड़ा था। ये हेलेना का पति पीटर था, जिससे डेक्स्टर की मुलाकात पार्टी में हुई थी। हेलेना घबरा गई, उसकी आवाज कांप रही थी, उसका शरीर अभी भी नंगा और कमजोर था। पीटर, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम तो बस। डेक्स्टर का लंड हेलेना की गांड में फड़कने लगा, जिससे वह फिर से कराह उठी। पीटर प्लीज, मुझे समझाने दो। डेक्स्टर घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पिताजी उसे संभाल लेंगे। अंकल, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। पीटर की आंखें लाल हो गईं और वो गुस्से से चिल्लाया, कुतिया, क्या तुम उससे चुदते वक्त ऐसा नहीं कह सकती? मादरचोद, क्या तुम उसे हमारे घर, हमारे बिस्तर पर लाने की हिम्मत कर सकती हो? डेक्स्टर ने पीटर की तरफ देखा और माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हेलो अंकल। हे, हम बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटर ने डेक्स्टर के मजाकिया लहजे को अपमान समझा। वह गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाया, साले, मेरी बीवी को मेरे बिस्तर पर चोद रहा है। मेरी इस तरह बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हेलेना आगे बढ़ी, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था और डेक्स्टर का लंड, जो उसकी गांड में था, हल्की सी गीली आवाज के साथ बाहर आ गया। उसने खुद को ढकने की कोशिश की, उसकी आवाज में विनती थी, पीटर प्लीज, चलो शांत हो जाओ और इस बारे में बात करते हैं। पीटर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसका ध्यान कमरे में रखी अलमारी पर था। उसने कुछ ऐसा निकाला जिससे डेक्स्टर और हेलेना दोनों हैरान रह गए। डेक्स्टर घबरा गया जब उसने पीटर को बंदूक पकड़े देखा, उसकी आवाज घबराहट से तेज हो गई। चाचा, आप क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे रख दो। पीटर की आवाज ठंडी और सोची समझी थी। मुझे पार्टी में पता था कि तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है, और मैंने तुम्हें उसे नोट देते हुए भी देखा था। साले, क्या तुझे लगता है कि मैं अंधा हूं? तो मैंने बस बाहर जाने का बहाना बनाया और तूने, कुतिया, उसे अंदर बुला लिया। तू तो बस एक वेश्या और बदचलन है। डेक्स्टर ने उसे समझाने की कोशिश की, डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। अंकल, बात इतनी गंभीर नहीं है। और ये मत भूलना कि मेरे पापा कौन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो आपको जाने नहीं देंगे। पीटर मंद मंद हंसी हंसा। चुप हो जा। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरे पापा से डरता हूँ? मैं तुझे बताता हूँ कि क्या हुआ। तू यहाँ आया था और तू मेरी बीवी का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। तो घबराहट में मेरी बीवी ने तुझे गोली मार दी और तू यहीं मर गया। पीटर ने हेलेना की तरफ बंदूक तान दी, उसकी आवाज धमकी भरी थी। तुम्हें क्या लगता है, वेश्या? क्या ये ठीक है? क्या तुम इस कहानी से सहमत हो? हेलेना को डर था कि अगर वह नहीं मानी तो वह सचमुच मर जाएगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया, उसकी आवाज में फुसफुसाहट जैसी आवाज नहीं थी। हाँ पीटर, कोई बात नहीं, मैं मान गई। पीटर ने अचानक गोली चलाई, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। डेक्स्टर दर्द और सदमे से भरी आवाज में चिल्लाया, अंकल, मत करो, प्लीज, रुको। पीटर रुका नहीं। उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी, हर गोली छोटे से कमरे में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। डेक्स्टर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी जान तेजी से जा रही थी। जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली होती गई, उसने हेलेना के चेहरे पर डर देखा, उसकी चीखें मानो दूर से ही सुनाई दी। डेक्स्टर को लगा जैसे उसकी जान निकल रही है, और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जैसे जैसे चेतना धीरे धीरे मेरे होश में लौट रही थी, मेरे होठों से एक कर्कश कराह निकली। मेरी पलकें फड़फड़ाकर खुल गईं, और मुझे एक भटकाव की लहर ने घेर लिया। मेरे आसपास की दुनिया धुंधली थी, रंग और आकृतियां एक धुंध में विलीन हो रही थी। भाड़ में जाओ, मैंने बुदबुदाया, मेरी आवाज भारी और फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। ये शब्द मेरी जुबान पर अजनबी सा लग रहा था। अतीत की घटनाएं मेरे मन में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, मानो मुझे अपनी तीव्रता में डुबो देने की धमकी दे रही हो। मुझे पीटर द्वारा गोली मारे जाने का वह भीषण दर्द याद आ गया, मेरे शरीर को चीरती हुई गोलियां, वह पीड़ा जिसने मुझे जकड़ लिया था। मेरा हाथ अनायास ही घावों की ओर बढ़ा, उंगलियां कांप रही थी जब उन्होंने मेरी त्वचा पर हाथ फेरा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां चोट का कोई निशान नहीं था। मेरा शरीर अचिन्हित, संपूर्ण था, और परेशान करने वाली बात यह थी कि मैं नंगी थी। अपनी इस दुर्बलता ने मुझे सिहरन से भर दिया। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? मैंने सवाल किया, मेरी आवाज में भ्रम और अविश्वास था, और ये शब्द मेरे आसपास के खालीपन में गूंज रहे थे। मैंने अपने आसपास का नजारा देखा, उम्मीद थी कि कहीं कुछ जाना पहचाना सा लगेगा, कुछ ऐसा जो मुझे हकीकत से जुड़ेगा।
लेकिन मेरी नजर बस एक विशाल जंगल पर पड़ी, हरियाली का एक समंदर जो जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। हरी भरी हरियाली में कभी कभार उड़ते हुए पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, उनके पंख नीले आसमान में रंगों से धुंधले से लग रहे थे। ऊपर आसमान साफ बेदाग नीला था, सभ्यता या उस जीवन के किसी भी निशान से रहित जिसे मैं कभी जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां इंसानी हाथों का कोई असर नहीं है। या ये नर्क है? मैंने जोर से सोचा, मेरी आवाज घने पत्तों में गूंज रही थी, शब्द हवा में किसी श्राप की तरह लटके हुए थे। इस विचार ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, इसके निहितार्थ इतने व्यापक थे कि मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे सामने के दृश्य की शांति ने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल प्रकृति की आवाजों, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से जीवन था, जीवन का एक ऐसा संगीत जो मेरी उलझन का मजाक उड़ा रहा था। फिर भी वहां किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं थी, एक ऐसी सच्चाई जिसने मुझे अकेलेपन की पीड़ा से भर दिया। मैं खड़ा हो गया, मेरे पैरों के नीचे अनजान जमीन से मेरा शरीर थोड़ा विरोध कर रहा था। घास ठंडी और नम थी, ऊपर छतरी से छनकर आ रही धूप की गर्मी के बिल्कुल विपरीत। मैंने एक अनिश्चित कदम आगे बढ़ाया, इस नई और अपरिचित दुनिया में कदम रखते हुए मेरी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थी। हर आवाज, हर हरकत एक संभावित खतरा थी, मेरा मन संभावनाओं और आशंकाओं से भरा हुआ था। मैं लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा था, मेरे नंगे पैर नम जमीन में हल्के से धंसे हुए थे। घास ठंडी, लगभग गीली, मेरे तलवों से लग रही थी, पेड़ों से छनकर आ रही गर्म धूप के साथ इसकी तुलना मेरी त्वचा में चुभन पैदा कर रही थी। बचाओ, ये शब्द मेरे मुंह से निकला, हताश और कर्कश। कोई है क्या? मेरी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई, कच्ची और घबराई हुई, लेकिन जंगल ने उसे निगल लिया। कोई जवाब नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। मादरचोद, मेरे पास तो अपना मोबाइल भी नहीं है। और मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज में निराशा और डर साफ झलक रहा था। मैं खोई हुई, नंगी और अकेली थी, एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई मतलब नहीं था। अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक यांत्रिक स्वर जो प्राकृतिक परिवेश में बेमेल लग रहा था। मानो वह आवाज मेरा ही एक हिस्सा हो, फिर भी अलग, एक अजनबी चीज जिसने मेरे मन में घर कर लिया हो। स्थानांतरण सफल। ये शब्द मेरे मन में किसी सूचना, किसी अज्ञात स्रोत से आए संदेश की तरह उभरे। मैं अचंभित रह गया, इन शब्दों के निहितार्थ इतने व्यापक थे कि मैं उन्हें समझ नहीं पाया। मिला, विकृत मेजबान। संदेश आगे बढ़ता रहा, हर शब्द मेरी वास्तविकता की समझ पर गहरा आघात था। मैं एक विकृत मेजबान था। इसका क्या मतलब था? सिस्टम लोड हो रहा है। सफल। मेरे सामने एक पैनल प्रकट हुआ। बस प्रकट हुआ, मानो कोई होलोग्राम हवा में हल्के से चमक रहा हो, किनारे किसी अप्राकृतिक रोशनी से झिलमिला रहे हो। मेरा पेट ऐंठ गया, गले में पित्त चढ़ गया। ये नामुमकिन था। विकृत व्यभिचार प्रणाली। स्थानांतरण सफल। मिला, विकृत मेजबान। सिस्टम लोड हो रहा है। सफल। विकृत व्यभिचार प्रणाली। नाम, डेक्स्टर विलियम्स। आयु, 22। कौशल, कोई नहीं। क्षमताएं, कोई नहीं। विकृत अंक, कोई नहीं। सिस्टम स्टोरेज, गिफ्ट पैक X5। सुपरमार्केट स्टोर। मेजबान जो कुछ भी खरीदना चाहता है वह स्टोर में उपलब्ध है, भोजन, कपड़े, कौशल, योग्यताएं और कुछ भी, संबंधित परवर्ट पॉइंट्स का भुगतान करके। मैं वहां पेड़ की खुरदरी छाल पर टेक लगाकर बैठा था और मेरी आंखों के सामने आभासी पैनल घूम रहा था। मैं खुद को एक अत्यथार्थवादी एहसास से भर गया। सुपरमार्केट स्टोर शब्द मुझे घूर रहे थे। दुकान ने मुझे खाने पीने, कपड़ों से लेकर हुनर और योग्यताओं तक हर चीज देने का वादा किया और बदले में मुझे परवर्ट पॉइंट्स नाम की चीज दी। यह विचार अनोखा तो था, पर बेहद जाना पहचाना, मानो किसी सपने की दूर से आती प्रतिध्वनि। अपनी आंखों के सामने इस आभासी पैनल को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। इसके अस्तित्व के निहितार्थ इतने व्यापक थे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ये क्या बकवास है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यानी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाने का विचार, एक ऐसी अवधारणा थी जो मुझे सिर्फ काल्पनिक कहानियों में ही देखने को मिली थी। फिर भी मैं यहाँ था, इसकी वास्तविकता का जीता जागता सबूत। क्या ये सच है? या मैं सचमुच मर गया हूँ? या ये एक सपना है? मेरे मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, हर सवाल मेरे अविश्वास और उलझन का प्रतिबिंब था जिसने मुझे जकड़ रखा था। मुझे जवाब चाहिए थे, इस नई हकीकत को समझने का एक तरीका। मैंने अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारा। मेरे गाल पर दर्द उभर आया, तेज और तुरंत। सपना नहीं, मेरे अंदर क्रोध की आग धधक रही थी, गर्म और भयानक। मुझे वापस भेज दो। मैं आसमान पर, पेड़ों पर, अपने आसपास के शून्य पर चिल्लाया। जंगल खामोश रहा, व्यवस्था खामोश रही। सुना तुमने?
मुझे वापस भेज दो। उद्धरण चिन्ह। मैं चिल्लाया, मेरी आवाज जंगल में गूंज उठी। मादरचोद, मुझे वापस भेज दो। ये शब्द एक गुहार थे, अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में लौटने की एक बेताब पुकार। मुझे लगा कि यही व्यवस्था, यही विकृत व्यभिचार व्यवस्था मुझे यहाँ इस अजीब नई दुनिया में ले आई है। इसमें पुनर्जन्म के बारे में कुछ बताया गया था, एक ऐसी अवधारणा जिसे समझने में मुझे अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा था। क्या ये कोई दूसरी दुनिया है? मुझे सिस्टम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं इस नई दुनिया में अकेला था, एक अनजान देश में, एक अजनबी। सिस्टम का नाम देखते ही मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। यह मेरे एक हिस्से का प्रतिबिंब था, एक ऐसा हिस्सा जिसे मैंने छुपा कर रखा था, एक ऐसा हिस्सा जो निर्विवाद रूप से एक विकृत व्यक्ति था। चारों ओर देखने पर इंसानों का कोई नामोनिशान न देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यवस्था ने मुझे कहां फेंक दिया है। लेकिन एक बात सच थी, मैं अभी भी जिंदा था और यह नर्क नहीं था। मेरे आसपास का जंगल प्रकृति की आवाजों, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से जीवंत था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो इंसानी हाथों से अछूती थी, एक ऐसी दुनिया जो अपने एकांत में खूबसूरत भी थी और डरावनी भी। मैं पेड़ से टिककर बैठ गया और वर्चुअल पैनल को देखने लगा। सिस्टम स्टोरेज में 5 गिफ्ट पैक दिख रहे थे। गहरी सांस लेने के बाद मैंने एक खोलने का फैसला किया। मेरे पास इस नई हकीकत को समझने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने पहला गिफ्ट पैक खोला। आभासी आवरण खुलने पर एक क्षमता प्रकट हुई जिसका नाम था विकृत आंखें। विवरण स्पष्ट था, इससे मुझे विकृत अंक अर्जित करने में मदद मिलेगी जो महिलाओं के शरीर के अंगों पर एक संख्या दिखाते हैं। अगर मैं उस हिस्से को छूता तो मुझे उतने ही विकृत अंक मिलते। इसके परिणाम बहुत व्यापक थे और संभावनाएं रोमांचक भी थी और भयावह भी। अरे, मुझे पता था कि ये विकृत सिस्टम वाकई विकृत है। और विकृत आंखें पॉइंट्स कमाने के लिए एक अच्छा हुनर भी है। लेकिन यहाँ तो एक भी इंसान नहीं है। मुझे औरत कहाँ मिलेगी? ये कोई काल्पनिक दुनिया है या कोई और दुनिया, मुझे नहीं पता। मेरे मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, हर सवाल उस उलझन और अविश्वास का प्रतिबिंब था जो मुझे जकड़े हुए था। मुझे जवाब चाहिए थे, इस नई हकीकत को समझने का एक तरीका। मैंने एक और उपहार खोलने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि इससे मुझे कुछ स्पष्टता मिलेगी, कुछ समझ मिलेगी कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा उपहार खोला गया तो उसमें एक वस्तु निकली जिसका नाम था जादुई औजार। विवरण अस्पष्ट था, जिसमें कहा गया था कि यह रूप बदल सकता है और जो चाहे बन सकता है। मैंने जादुई औजार की तरफ देखा, जो एक अंगूठी के आकार का था, मेरे आसपास की प्राकृतिक दुनिया से बिल्कुल अलग। ये क्या बकवास है? क्या ये कोई मजाक है? जादुई औजार नाम की इस अंगूठी जैसी चीज को देखकर मैं उलझन में पड़ गया। मैंने इसे आजमाने, इसकी सीमाओं को परखने के बारे में सोचा। मैं अभी भी नंगी थी, एक ऐसी बात जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने कपड़ों के बारे में सोचा और अचानक जादुई उपकरण तरल पदार्थ की तरह फैल गया, मेरे शरीर पर दूसरी त्वचा की तरह बहने लगा, एक नैनो कवच जो सिम्बियोट की याद दिलाता था। मैं चिल्लाया, मेरी आवाज जंगल में गूंज रही थी, अविश्वास से भरा हुआ। ये क्या बकवास है? और ये कैसे मुमकिन है? ये तो जादू जैसा है। मैंने जादुई औजार की सीमाओं को परखने के लिए कई चीजें आजमाने का फैसला किया। मैंने एक बंदूक के बारे में सोचा और अचानक वह औजार मेरे शरीर से अलग हो गया और एक बंदूक में बदल गया। वजन जाना पहचाना सा था, बिल्कुल असली बंदूक जैसा। मैंने सोचा कि इसे आजमा कर देखूं कि क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई कोई काम का हथियार है। मैंने गोली चलाई, उसकी आवाज जंगल में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंज उठी। उसका झटका भी असली बंदूक जैसा ही लगा। बंदूक की आवाज के साथ मुझे याद आया कि कैसे मेरी हत्या हुई थी। गोलियां मेरे शरीर को चीर रही थीं, वह पीड़ा जिसने मुझे जकड़ लिया था। मुझे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन पीटर के प्रति क्रोध मेरे सीने में एक जलता हुआ अंगारा था। उस कमीने ने मुझे गोली कैसे मारी? मैं तो इसके लायक ही नहीं था। मैं तो बस उसकी पत्नी की मदद कर रहा था, उसकी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसी तरह इनाम मिला, विश्वासघात और मौत के रूप में। मैंने मन ही मन सोचा, अब मैं एक नई दुनिया में थी, एक ऐसी दुनिया जो अजीब भी थी और डरावनी भी। लेकिन मैं जिंदा थी और मेरे पास एक नई शुरुआत करने का मौका था। मैंने जादुई औजार की तरफ देखा, बंदूक अभी भी मेरे हाथ में थी, और फैसला किया, मैं इस नई दुनिया में जिंदा रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं वापस लौटने का रास्ता ढूंढूंगा, या अगर यह मुमकिन न हो तो मैं अपने लिए एक नई जिंदगी बनाऊंगा। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी।
जब मैं वहां पेड़ की खुरदरी छाल पर टेक लगाकर बैठा था और वह आभासी पैनल मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, तो मैं खुद को अत्यथार्थवाद की अनुभूति से मुक्त नहीं कर सका। पीटर और हेलेना की मेरी पिछली जिंदगी की यादें अभी भी मेरे जहन में ताजा थी। मुझे पता था कि पीटर जरूर मरेगा और शायद हेलेना भी। मेरे माता पिता ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं करते थे। वे मेरे लिए दुनिया जला देंगे और पीटर की जिंदा खाल उधेड़ने के ख्याल से मुझे संतुष्टि का एहसास हुआ। लेकिन जब मैंने हेलेना के बारे में सोचा तो मुझे अफसोस हुआ। मैंने उसकी कसी हुई छोटी सी गांठ के बारे में सोचा, इस बात के बारे में कि मैं उसे कभी पूरी तरह से अपना नहीं पाया। अपने हाथ में बंदूक देखकर मैंने उसे बदलने का, उसे किसी और उपयोगी चीज में बदलने का फैसला किया। जादुई औजार वाकई एक चमत्कार था, एक ऐसा उपकरण जो रूप बदल सकता था और जो चाहे बन सकता था। मैंने कपड़ों के बारे में सोचा और अचानक वह औजार तरल पदार्थ की तरह फैल गया, मेरे शरीर पर दूसरी त्वचा की तरह बहता हुआ एक टी शर्ट और शॉर्ट्स का रूप ले लिया। कपड़ा ठंडा और आरामदायक था, उस पेड़ की खुरदरी छाल से बिल्कुल अलग जिस पर मैं टिकी हुई थी। मैं इस उपकरण पर, इस बात पर कि यह रंग भी बदल सकता है, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये चीज मेरे काम आएगी चाहे मैं कहीं भी रहूं। ये सोचकर मैं तीसरा उपहार खोलने के लिए उत्साहित था। इससे मुझे सार्वभौमिक भाषा नामक एक क्षमता का पता चला, एक ऐसा कौशल जो मुझे किसी भी भाषा में संवाद करने में सक्षम बनाता। मेरे द्वारा बोले गए शब्द स्वतः ही श्रोता की ज्ञात भाषा में परिवर्तित हो जाते थे, और यदि कोई मुझसे बात करता था तो मैं उसे अंग्रेजी में सुनता था, जो मेरी ज्ञात भाषा थी। खैर, अगर ये दुनिया कोई काल्पनिक दुनिया है जहां मैं कल्पित बौने देख सकता हूं और परियों से मिल सकता हूं, तो ये सब सार्थक होगा। अगर यहाँ सचमुच कल्पित बौने हैं तो मेरी मृत्यु भी सार्थक होगी, मैंने उत्साह से बुदबुदाया। मैंने चौथा उपहार खोला और उसमें सीमा तोड़ने वाला नाम की एक क्षमता प्रकट हुई। विवरण अस्पष्ट था, लेकिन उसके निहितार्थ व्यापक थे। उसने मेरे शरीर को असीम बनाने, सभी क्षमताओं और कौशलों के अधिकतम स्तर तक तुरंत पहुंचने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का वादा किया था। इससे मुझे कोशिकीय स्तर पर अपने शरीर पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलेगी। ये क्षमता अत्यधिक शक्तिशाली थी, जो मुझे अजेय बना सकती है अगर मैं सिस्टम में सुपरमार्केट स्टोर से कुछ शक्तिशाली क्षमताएं खरीदूं। लेकिन मैं अभी भी एक डरपोक था। जादुई औजार के अलावा मेरे पास खुद को बचाने की कोई ताकत या क्षमता नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं पता लगाने के लिए दृढ़ था। मैंने आखिरी उपहार को घबराहट के साथ खोला, मेरे होठों पर मेरी सुरक्षा के लिए किसी चीज की प्रार्थना थी। उसमें हीलिंग फैक्टर नामक एक क्षमता प्रकट हुई, एक ऐसा कौशल जो मुझे अमर बना देगा, जो मेरी किसी भी चोट को ठीक कर देगा और जो मुझे बीमारियों और संक्रमणों से बचाएगा। इसके निहितार्थ बहुत व्यापक थे और इसकी संभावनाएं रोमांचक भी थी और भयावह भी। हा, मैं एक अजेय राक्षस बन जाऊंगा। कमाल है। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, इस उत्साह में कि मैंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जो कोई नहीं कर सकता और मैं तुरंत अमर हो जाऊंगा। लेकिन मेरे मन में एक विचार आते ही मेरी हंसी रुक गई। मुझमें अभी भी कोई लड़ने की शक्ति नहीं थी, और अगर किसी को मेरी क्षमताओं के बारे में पता चल जाता तो मुझे पकड़ लिया जाता या मुझ पर प्रयोग किए जाते। लेकिन वहां खड़े खड़े मैं इस दुनिया की प्रकृति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में जादू होता भी है या नहीं, जैसा कि उन उपन्यासों में होता है जहां मुख्य पात्र जादुई दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। मैंने वो मंगा तो पढ़ी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। यह विचार रोमांचक भी था और डरावना भी, आश्चर्य और डर का मिला जुला रूप। मैं इतना विकृत नहीं था कि ये देखने के लिए कि हीलिंग फैक्टर काम कर रहा है या नहीं, खुद को काटूं, लेकिन सिस्टम की अन्य क्षमताओं को देखते हुए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। हीलिंग फैक्टर एक शक्तिशाली क्षमता थी जो मुझे हर हाल में जिंदा रखने का वादा करती थी। लेकिन हीलिंग फैक्टर के बावजूद इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे भूख या प्यास नहीं लगेगी। ये क्षमता मुझे जीवित रखेगी, भले ही मैं एक धंसा हुआ कंकाल बन जाऊं। यह विचार मुझे सांत्वना देने वाला भी था और भयभीत भी। मुझे पता था कि मुझे सावधान रहना होगा, मुझे रणनीतिक होना होगा। मैं जिंदा रहने के लिए सिर्फ हीलिंग फैक्टर पर निर्भर नहीं रह सकती थी। मुझे इस दुनिया के बारे में सीखना था, इसके नियमों और इसके लोगों को समझना था। अंत में मैंने सुपरमार्केट स्टोर पर ध्यान दिया, एक ऐसी जगह जहां भोजन और कपड़ों से लेकर बंदूकें, कारें, विमान, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि अंतरिक्ष यान और टाइम मशीन तक सब कुछ था। विविधता अनंत थी।
और जब कौशल की बात आती थी तो तैराकी और शिकार से लेकर लेखन, खाना पकाने, ट्रैकिंग, हत्या, जीवन रक्षा और भी बहुत कुछ, सभी प्रकार के कौशल मौजूद थे। सूची अंतहीन थी, कभी खत्म नहीं होती, और आप जो चाहे पा सकते थे। लेकिन बस एक चीज की कमी थी, वो थी खरीदारी के पॉइंट्स। आमतौर पर खाने पीने की चीजों के लिए 10 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे और एक शानदार पूरे खाने के लिए 50 परवर्ट पॉइंट्स, जो खाने के लिए अधिकतम सीमा थी। सबसे सस्ता एक पानी की बोतल थी, जिसकी कीमत 2 परवर्ट पॉइंट्स थी। कपड़ों की बात करें तो इसकी कीमत 50 परवर्ट पॉइंट्स से शुरू होकर 10,000 परवर्ट पॉइंट्स तक जाती थी, जिसमें स्पेस सूट और फायरप्रूफ सूट समेत सभी तरह के कपड़े शामिल थे। कौशल काफी महंगे थे। तैराकी में 10,000 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे, शिकार में 20,000 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे और हत्या में 45,000 परवर्ट पॉइंट्स लगते थे। सबसे सस्ता हुनर तैरना था और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी सर्वाइवल हुनर की, जो 30,000 परवर्ट पॉइंट्स के बराबर था। मेरे परवर्ट पॉइंट्स का बैलेंस जो बिल्कुल शून्य था, देखकर मैं खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। मादरचोद, सिस्टम, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर मेरे पास शुरू से ही कोई परवर्ट पॉइंट्स नहीं है तो मैं बिना भोजन के कैसे जीवित रह पाऊंगा। मेरे पास न तो खाना था, न पानी, और परवर्ट पॉइंट्स कमाने के लिए मुझे एक औरत की जरूरत थी। लेकिन इस जंगल में मुझे औरत कहाँ मिलती? क्षमताओं को देखते हुए हर एक बेहद महंगी थी। क्लोनिंग सबसे कम महंगी थी, जिसकी कीमत 1 लाख परवर्ट पॉइंट्स थी। टेलीकिनेसिस की लागत लगभग 1 मिलियन परवर्ट पॉइंट्स, सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ की लागत 5 लाख परवर्ट पॉइंट्स और टेलीपैथी की लागत 10 मिलियन परवर्ट पॉइंट्स है। दुकान बंद करते हुए मैं गुस्से और हताशा से भर गया। मैं बहुत गरीब था और इस जंगल में परवर्ट पॉइंट्स कमाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने सिस्टम को आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक मृत सिस्टम था, जिससे मुझे लगा कि यह एक बेवकूफ सिस्टम है जिसमें कोई बुद्धि नहीं है। अचानक मुझे सिस्टम से एक त्वरित सूचना सुनाई दी। क्या होस्ट लाइव वर्ल्ड मैप फंक्शन आरंभ करना चाहता है? हाँ नहीं। मैंने बिना देर किए हाँ पर क्लिक कर दिया, क्योंकि कम से कम नक्शे की मदद से तो मैं जान सकता था कि दुनिया कितनी बड़ी है। जैसे ही मैंने हाँ पर क्लिक किया, वर्चुअल पैनल पर एक नक्शा दिखाई दिया, बिल्कुल किसी खेल की तरह। यह मेरी लोकेशन दिखा रहा था और एक व्यक्ति उसी जगह पर खड़ा था जहां मैं खड़ा था, मानो नक्शे पर मेरी 3D इमेज हो। यह नक्शा किसी सैटेलाइट नक्शे जैसा नहीं था, बल्कि एक भूभाग वाले नक्शे जैसा था, बिल्कुल खेलों में दिखाए जाने वाले नक्शे जैसा। मैं अपने चारों ओर जंगल देख पा रहा था। यह फंक्शन वाकई मददगार था, इसलिए मैंने ये जांचने का फैसला किया कि क्या मैं मैप को जूम इन या आउट कर सकता हूं। जैसे ही मैंने पूरी दुनिया देखने के लिए जूम आउट किया, मैंने पाया कि मैप पर लाल बिंदु दिखाई देने लगे, बहुत सारे, जो इस जंगल के अंत में थे। वे कुछ 100 के समूहों में एक साथ थे और फिर थोड़ी दूरी पर कुछ 100 और थे। जैसे जैसे मैं जूम आउट करता गया, मुझे पता चला कि यह पृथ्वी जैसा ही था, महाद्वीप भी वही थे और मैं अभी भी अमेरिका में था। जो लोकेशन दिख रही थी वह लगभग उसी जगह के आसपास होनी चाहिए थी, मानो यह वही शहर हो जहां मैं रहता था। लेकिन नक्शा महाद्वीप या शहर या कुछ भी नहीं दिखा रहा था, सिर्फ मेरी लोकेशन और लाल बिंदु दिखा रहा था। जब मैंने अपने निकटवर्ती वन क्षेत्र के बाहर स्थित उन लाल बिंदुओं पर जूम किया तो पाया कि वे हिल रहे थे। मेरे नक्शे पर लाल बिंदु दिल की धड़कन की तरह धड़क रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे। लोग, या कम से कम कुछ ऐसा जो इतना नजदीकी हो कि उसे पहचान लिया जाए। इंसान, कल्पित बोने, कैटेगरीज। इस विचार ने मेरे अंदर एक तेज और बिजली जैसी उत्तेजना का झटका दिया। यह दुनिया सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह एक खेल का मैदान था और मैं ही अकेला था जो इसके नियम जानता था। मैंने उन लाल बिंदुओं की दिशा में चलने का फैसला किया और मन ही मन उस जगह को चुन लिया। उसने जगह का सही पता बता दिया और नक्शे में भी दिखा कि वह कितने किलोमीटर दूर है। वह मेरी जगह से 12 किलोमीटर दूर था। मैं खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। आप चाहते हैं कि मैं 12 किलोमीटर पैदल चलूं? मैं मर जाऊंगा। मैं इतना नहीं चलना चाहता था। लेकिन तभी मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया और उस जादुई औजार के बारे में सोचा। मैं सोच रहा था कि क्या इस चीज को गाड़ी में बदला जा सकता है। मैंने इसे आजमाने का फैसला किया और अचानक वह औजार पल भर में एक माउंटेन बाइक में बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि यह वाकई एक जादुई औजार था, बस मेरी कल्पना की सीमा तक। मुझे नहीं पता था कि लाल बिंदुओं वाले वे लोग कौन या क्या थे, वे इंसान थे या कोई और नस्ल, या वे मिलनसार थे या नहीं। इसलिए मैंने इंजन को इलेक्ट्रिक बना दिया ताकि वह शांत रहे और उसे उस दिशा में ले गया।
बीच में घना जंगल था और माउंटेन बाइक से भी सवारी करना मुश्किल था। लेकिन किसी तरह मैं वहां पहुंचा और जादुई औजार को टी शर्ट और शॉर्ट्स में बदलकर पहन लिया। मैंने उस नजारे को देखा और वो एक गांव जैसा लग रहा था, मिट्टी और फूस से बनी झोपड़ियों वाला एक कबीला। मैं अभी भी 500 मीटर दूर था और मुझे पैदल ही जाना था क्योंकि यहाँ से नीचे ढलान थी। मैंने यहाँ के लोगों को देखने का फैसला किया और ढलान पर लेट गया ताकि कोई मुझे देख न सके। मैंने फिर से जादुई औजार का इस्तेमाल किया और उसे दूरबीन में बदलकर उन्हें देखने लगा। मैंने कुछ इंसानों को पत्तों के कपड़े पहने देखा और औरतें भी मुश्किल से अपने निप्पल और योनि को ढक पाती थीं। लेकिन आप उनके जघन स्थल के बाल आसानी से देख सकते थे। मैंने कुछ पुरुषों को भी देखा जिनके हाथों में लकड़ी के डंडों से बने भाले थे, जिनके सिरे पर एक नुकीला पत्थर लगा हुआ था। मुझे ये मत बताओ कि मैं भूतकाल में आया हूँ, जैसे 1000 BC या शायद पाषाण युग में। अगर ऐसा है तो मैं बर्बाद हो गया। मैं इन जंगली लोगों के साथ कैसे रहूंगा? मैं खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। अचानक मेरे मन में एक प्रेरक आवाज गूंजी। बधाई हो मेजबान, आपने अपने वर्तमान युग को पाषाण युग के रूप में सफलतापूर्वक पहचान लिया है। इस खोज के इनाम के रूप में आपको 100 परवर्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। मादरचोद, ये शब्द मेरे होठों से एक धीमी अविश्वास भरी गरज के साथ निकला। मेरी उंगलियां मेरे नीचे की नम जमीन में गड़ गईं। इस व्यवस्था ने मुझे न सिर्फ वहां पहुंचा दिया था बल्कि मुझे अतीत में फेंक दिया था। या शायद अतीत भी नहीं, शायद कोई समानांतर दुनिया, इतिहास का कोई विकृत आईना जहां नियम अलग थे, जहां मैं अलग था। मैंने तेजी से सांस छोड़ी, मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। पाषाण युग, सचमुच पाषाण युग। कोई शहर नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई कानून नहीं, बस कच्चा अस्तित्व और मैं, डेक्स्टर विलियम्स, अमर विकृत किसी बीमार मजाक की तरह इसके बीच में आ गया। मैंने इनाम देखा, 100 परवर्ट पॉइंट्स, इस अजीब नई दुनिया में एक छोटी सी तसल्ली। मैं खुद को इस सिस्टम को कोसने से नहीं रोक पाया कि उसने मुझे यहाँ भेजा, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सका कि इसने मेरी जान बचाई थी। मैं अब पाषाण युग में एक अमर प्राणी था। इस विचार ने मेरे अंदर रोमांच की एक सिहरन पैदा कर दी। इसके निहितार्थ बहुत व्यापक थे और इसकी संभावनाएं रोमांचक और भयावह दोनों थीं। मैं इन आदिम लोगों के लिए भगवान हो सकता हूँ, इस अछूते संसार पर शासन कर सकता हूँ। मेरे पास 100 परवर्ट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने तुरंत खरीदारी करने का फैसला किया। मैंने सिर्फ 2 परवर्ट पॉइंट्स खर्च करके एक पानी की बोतल खरीदी। वह मेरे हाथ में साकार हुआ, ठंडा और संघनन से भरा हुआ। मैंने गहराई से पी लिया, तरल मेरे गले से नीचे उतर रहा था। एक साधारण सुख, लेकिन इस दुनिया में यह विलासिता थी। अपने हाथ में खाली पानी की बोतल देखकर मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने सिस्टम स्टोरेज को देखा, एक आभासी जगह जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हुई प्रतीत हो रही थी। मैंने सोचा कि क्या मैं भी चीजें वहां वापस रख सकता हूं। एक विचार के साथ मैंने खाली पानी की बोतल सिस्टम स्टोरेज में डाल दी और वह मेरे हाथ से गायब हो गई। मैं हंस पड़ा, यह सोचकर कि यह कमाल का है। असीमित स्टोरेज के साथ बहुत कुछ संभव था, लेकिन मैं अपनी हालत पर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं तो बस एक पानी की बोतल पर खुश हो रहा था। जिंदगी में जो भी सुख सुविधाएं थीं, अब खत्म हो गईं। कारें, समाज में ताकत, सब कुछ गायब हो गया। लेकिन सुपरमार्केट स्टोर को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं हर तरह की विलासिता फिर से पा सकता हूं और शायद उससे भी आगे जा सकता हूं। हालांकि ऐसा करने के लिए मुझे और ज्यादा परवर्ट पॉइंट्स कमाने थे और इसके लिए मुझे महिलाओं की जरूरत थी। मैंने जनजातियों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया ताकि देख सकूं कि वे असल में कैसी हैं। दूरबीन हाथ में लिए मैं वहां लेटा हुआ था और मेरे अंदर एक वासना की लहर दौड़ गई। गांव की औरतें देखने लायक थीं, उनके शरीर उनके रोजाना के शारीरिक श्रम की गवाही दे रहे थे। पहली महिला जो मैंने देखी, वह अपनी झोपड़ी के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर सुंदरता और ताकत का मिश्रण था। उसका रंग एक हॉट मैक्सिकन सुंदरी जैसा था, बिल्कुल भूरा या गोरा नहीं, बल्कि एक अनोखा मिश्रण जो निर्विवाद रूप से सेक्सी था। उसके स्तन विशाल, भरे हुए और गोल थे, जिनके गहरे उभरे हुए निप्पल चूसे और छेड़े जाने के लिए तरस रहे थे। उसकी कमर पतली थी, जो चौड़े कूल्हों तक पहुंचती थी और चलते समय मोहक रूप से लहराती थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, उसके चेहरे को ढांक रहे थे और उसके ऊंचे गालों और भरे हुए होठों को और भी उभार रहे थे। बाकी औरतें भी कुछ अलग नहीं थीं। उनके शरीर दुबले पतले और सुडौल थे। उनकी त्वचा का रंग क्रीमी सफेद से लेकर कैरेमल ब्राउन तक था। उन सभी के बाल लंबे थे, जो कमर तक लहरा रहे थे, जो उनके आसपास की आदिम दुनिया से बिल्कुल अलग था।
उनके स्तन भरे हुए और दृढ़ थे, उनके निप्पल कड़े और आकर्षक थे। उनकी जांघें मोटी और मांसल थीं, जो उनके रोजाना के शारीरिक श्रम का प्रमाण थी। और उनकी जांघों पर जटिल टैटू थे, घुमावदार आकृतियां जो उनके हिलने डुलने पर नाचती और ऐंठती हुई प्रतीत होती थी। ये टैटू काले और लाल रंग के थे, जो उनकी त्वचा के रंग से बिल्कुल अलग थे, और मानो कोई कहानी कह रहे हों, उनके जीवन और अनुभवों की एक कहानी। उनके हार हड्डियों से बने थे, जो मेरी पिछली दुनिया में घृणित माने जाते थे, लेकिन यहाँ हार सुंदरता की चीज थे, उनकी ताकत और लचीलेपन का प्रमाण थे। हड्डियां चमकदार और चिकनी थीं, जो उनके आसपास की उबड़-खाबड़ दुनिया से बिल्कुल अलग थीं। और उनके स्तनों के बीच हड्डियां मानो चिपकी हुई थीं, उनके स्तनों की गर्माहट महसूस कर रही थी। मेरा लंड उन्हें चोदने, उन्हें अपना मानने के ख्याल से ही सख्त हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन वहशियों के लिए सेक्स सिर्फ प्रजनन का जरिया था या उन्हें भी इस क्रिया में आनंद और मस्ती मिलती थी। अचानक मैंने देखा कि आदिवासी पुरुषों का एक समूह इस दिशा में आ रहा है, जो इस ढलान के माध्यम से जंगल में आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ऊपर और नीचे चलने के लिए कच्ची सड़क की तरह एक हल्का ढलान था। वे भाले और जूट की रस्सियां लिए हुए थे, उनके शरीर नंगे थे और केवल केले के पत्तों जैसा कुछ दिखने वाला एक छोटा सा टुकड़ा उनकी जांघों को ढांके हुए था। लेकिन उनमें से एक नर सबसे अलग दिख रहा था, जो किसी सरदार जैसा लग रहा था क्योंकि उसने अपनी जांघों के चारों ओर मरे हुए जानवर की खाल बांध रखी थी। उन सभी की दाढ़ी मूंछें थी और वे खूंखार और युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। वे यहाँ आ रहे थे और मुझे पता था कि मुझे सावधान रहना होगा। मैं यूं ही अंदर घुसकर यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। मुझे एक योजना की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जिससे वे मुझे सिर्फ एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति से बढ़कर समझें। लेकिन मैं अपनी सुरक्षा की अनदेखी नहीं कर सकता था। अगर उन मादरचोदों में से किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने जादुई औजार से उसे मार डालूंगा। शायद मुझे इसे M4 कार्बाइन जैसी राइफल में बदल देना चाहिए और उन सबको गोली मारकर मार डालना चाहिए। या शायद बाजूका ही ठीक रहेगा, और वैसे भी अगर मैं घायल भी हो जाऊं तो हीलिंग फैक्टर से मैं ठीक हो जाऊंगा। यह विचार मुझे सुकून देने वाला था और इससे मुझे आत्मविश्वास भी मिला, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मरूंगा। मैंने अपने हाथ में दूरबीन देखी, जो जादुई औजार थी, और कुछ सोचा। मैंने तुरंत उस जादुई औजार को पत्तों वाली पोशाक में बदल दिया, जैसी वे सब अपनी जांघों के पास पहनते थे, ताकि कम से कम मैं अजीब न लगूं। मैंने अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी लगा ली ताकि मैं खोई हुई और बेजान दिखूं, जो मेरे आसपास की आदिम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैंने उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला किया कि मैं अपने माता पिता के साथ शिकार पर गया था और मेरे माता पिता एक जानवर द्वारा मारे गए और मैं भाग गया। मुझे नहीं पता था कि पाषाण युग में किस तरह के जानवर होते थे, लेकिन मैंने बाघ के साथ जाने का फैसला किया। मेरे पास पहले से ही सार्वभौमिक भाषा थी, इसलिए बातचीत में कोई समस्या नहीं होगी। मैं थोड़ा पीछे भागा और मदद के लिए पुकारते हुए उनके पास दौड़ने का फैसला किया। यह एक अच्छा विचार था, लेकिन मुझे अपनी एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत थी। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि वे सब ऊपर चढ़ गए थे और इसी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और घबराया हुआ चेहरा दिखाते हुए दौड़ा और चिल्लाया, आ बचाओ बचाओ, बाघ बाघ है। मैं चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ा और देखा कि जैसे ही किसी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा, वे सब सतर्क हो गए। मैंने देखा कि उन सब ने अपने हथियार कस लिए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मुझे निशाना बना रहे थे या मेरे बाघ बाघ चिल्लाने की वजह से। मुझे नहीं पता था कि पाषाण युग में बाघ को बाघ कहा जाता था या नहीं, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि सार्वभौमिक भाषा के साथ यह मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। मैं वहां खड़ा, हांफता हुआ और सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी आदिवासी पुरुषों का समूह मुझे शक और सतर्कता से देख रहा था। उनकी आंखें आसपास के माहौल को घूर रही थी, उस बाघ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसका मैंने जिक्र किया था। मैं उनके शरीर में तनाव देख सकता था, जिस तरह उन्होंने अपने भालों को कसकर पकड़ रखा था, पल भर में अपनी रक्षा के लिए तैयार। उनमें से एक, जो नेता लग रहा था, ने पूछा, कहाँ? बाघ कहाँ है? उसकी आवाज कर्कश थी, जो हमारे आसपास की आदिम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मैं उन्हें अंग्रेजी बोलते हुए साफ सुन सकता था और मुझे एहसास हुआ कि सार्वभौमिक भाषा की क्षमता कितनी अद्भुत है। वे चाहे कोई भी भाषा बोलते हो, मैं उससे अंग्रेजी में आसानी से समझ सकता था, और वे भी अपनी मूल भाषा में मुझे समझ लेते थे। उनके हाव भाव देखकर मुझे एहसास हुआ कि उन्हें मेरी कहानी पर यकीन हो गया है, और मैंने अपना अभिनय जारी रखा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी और मैं हकला रहा था। वो मेरा पीछा कर रहा था।
मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, जो उस तनाव के बिल्कुल विपरीत थी जो माहौल में भरा हुआ था। नेता ने पूछा, तुम यहाँ हमारे कबीले के पास क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कठोर थी। मैं चीख पड़ा और बोलते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। मैं जंगल के दूसरी ओर रहता था, अपने माता पिता के साथ। क्योंकि हमें कई दिनों से खाना नहीं मिला था, पिताजी ने हमें शिकार के लिए जंगल में ले जाने का फैसला किया। लेकिन बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्होंने बाघ को रोक दिया और मुझे भाग जाने के लिए कहा। ये शब्द झूठ का जाल थे, एक ऐसी कहानी जो उन्हें मुझे एक पीड़ित, एक अजनबी के रूप में देखने के लिए गढ़ी गई थी जिसे उनकी मदद की जरूरत थी। नेता ने पूछा, तुम किस जनजाति से हो? उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी, इस आदिम दुनिया में भी मौजूद जटिल सामाजिक ढांचों की याद दिला रही थी। मैंने देखा कि वे अभी भी सतर्क थे, उनकी नजरें मुझे घूर रही थीं, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं कोई खतरा हूं या नहीं। मुझे पता था कि वह पूछ रहा था कि क्या मैं किसी और कबीले से हूं, शायद यहाँ उनके दुश्मन कबीले हो। इस विचार ने मुझे डर से भर दिया और मुझे याद दिलाया कि यह एक खतरनाक दुनिया है। मैंने कहा, मैं किसी जनजाति से संबंधित नहीं हूँ। मेरे माता और पिता शिकारी थे, इसलिए हम अकेले रहते थे और जीवित रहने के लिए शिकार करते थे। मैंने तुरंत एक कहानी गढ़ी जिससे वे मुझे एक बाहरी व्यक्ति, एक अजनबी के रूप में देखें जिसे उनकी मदद की जरूरत है। उनमें से एक आदमी बोला, शायद हमें इस लड़के को अपने साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शिकार करने का हुनर जरूर होगा, जो शायद हमारे गांव के काम आ सकता है। उसकी आवाज में उम्मीद भरी थी, जो माहौल में व्याप्त तनाव के बिल्कुल विपरीत थी। ये सोचकर मुझे राहत मिली, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी अभिनय क्षमताएं काफी अच्छी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें सफलतापूर्वक चकमा दे दिया था। जब दूसरे आदमी ने मेरे शरीर पर बालों की कमी की ओर इशारा किया, तो मैं खुशी और निराशा का मिला जुला एहसास महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। देखो, इसके तो बाल भी नहीं बढ़े हैं, मतलब ये तो बच्चा ही है, उसने मेरी जांघों की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। मैंने उनकी जांघों पर नजर डाली और देखा कि उनके जघन क्षेत्र में घने बाल थे जो मेरी क्लीन शेव त्वचा से बिल्कुल अलग थे। उनकी छाती भी बालों से ढकी हुई थी, जबकि मेरी चिकनी थी। मेरे बाल लंबे थे, जो मेरे कंधों तक पहुंचते थे, जबकि उनके बाल लंबे थे, जिससे पता चलता था कि वे बाल नहीं कटवाते थे। यह विचार मुझे एक तीखे पत्थर की तरह लगा, तुम मादरचोद, तुम तो अभी बच्चे हो। शायद मुझे उसकी पत्नी से एक और बच्चा पैदा करवा देना चाहिए। कुतिया। मेरे सीने में हताशा कुंडली मार रही थी, लेकिन उसके नीचे कुछ ज्यादा ठंडा और ज्यादा सोच समझकर जड़ जमा रहा था। अगर मुझे यहाँ जिंदा रहना है, अगर मुझे फलना फूलना है, तो मुझे उनका मुझ पर भरोसा चाहिए था। और एक बच्चे से ज्यादा भरोसा करना और क्या आसान था। मैंने सोचा कि शायद मुझे उस आदमी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं बच्चा होता तो उन्हें मुझ पर भरोसा दिलाना आसान होता। नेता की आवाज मेरे विचारों को तलवार की तरह चीरती हुई, गहरी और आदेशात्मक। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम हमारे कबीले का हिस्सा बनना चाहते हो? उसकी आंखें मेरी आंखों में बिना पलक झपकाए घुस गईं, मानो वह मेरे उन झूठों को भी देख सकता हो जो मैंने अभी तक बोले भी नहीं थे। हवा उसके सवाल के बोझ से भारी और घनी हो गई थी। एक गलत शब्द, एक गलत नजर, और मैं फिर से जंगल में पहुंच जाऊंगा, या उससे भी बदतर। मैंने बड़ी मुश्किल से निगला, अपनी आवाज को थोड़ा कांपने की कोशिश की। क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा? सवाल मेरे मुंह से निकला, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाती, कच्चा और हताश। एक पल के लिए तो मुझे खुद से नफरत हुई, लेकिन फिर हंसी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत उनमें से एक की गहरी, गड़गड़ाती हुई हंसी से हुई, जो जंगल की आग की तरह फैल गई। आवाज गहरी थी, लगभग संगीतमय, ऐसी हंसी जो मांस से भरे पेट और गर्व से भरे दिलों से आती हो। हा 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 हा। सबसे लंबे आदमी ने अपने घुटने पर थपथपाया, लगभग दुगुना हो गया। बच्चे, हम सारे गांवों में सबसे अच्छे शिकारी हैं। चाहे पूरी दुनिया भूखी मर जाए, हम नहीं मरेंगे। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, मेरा मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। सच में, मेरी आवाज में जो विस्मय था वह पूरी तरह बनावटी नहीं था। उनके आत्मविश्वास में कुछ नशा था, जिस तरह से वे उस दुनिया में राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे थे जो उन्हें तोड़ देनी चाहिए थी। नेता नहीं, एल्डर रयान। जैसा कि उन्होंने बाद में मुझे सही किया था, सिर हिलाया, उनके चेहरे पर जरा सी नरमी आई। अगर तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन नियम है। उनके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह कोई निमंत्रण नहीं था, यह एक परीक्षा थी। मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों पर गड़ाए रखी, रीढ़ सीधी। मैं हर नजर का वजन महसूस कर सकता था, जो मुझे आंक रही थी, नाप रही थी।
1. हमेशा गांव के मुखिया के आदेश का पालन करो, यानी मैं। मुझे ये सब करते देख उसके चेहरे पर एक झलक मनोरंजन, संतुष्टि उभर आई। यह पदानुक्रम न केवल स्पष्ट था बल्कि पूर्ण भी था। 2. विश्वासघात मौत है। कोई मुकदमा नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, बस एक ब्लेड या रस्सी जैसी अंतिम स्थिति। मैंने खुद को मजबूरन सिर हिलाया, मेरी धड़कनें मेरे गले में तेजी से दौड़ रही थी। 3. कबीले की महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करो। वे हमारे लोगों का हृदय और बुद्धि हैं। तुम उनके साथ हमेशा दया और सम्मान से पेश आओगे। उनकी आवाज दृढ़ थी, जिसमें परंपरा का भार और उनके सामाजिक ताने बाने का महत्व झलक रहा था। मैं वहां खड़ा गांव के मुखिया की बात ध्यान से सुन रहा था और मेरे अंदर एक दृढ़ संकल्प की भावना उमड़ पड़ी। मेरी नजरें उसकी आंखों से हटती ही नहीं थी। मैं उस सम्मान और आज्ञाकारिता को दर्शाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे दिखानी थी। मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत है, आगे चुनौतियां और बाधाएं आएंगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझमें इनसे पार पाने की, इस अजीब नई दुनिया में अपने लिए एक नया जीवन गढ़ने की क्षमता है। मैंने सिर हिलाया और कहा, समझ गया ग्राम प्रधान। ये शब्द सम्मान और दृढ़ संकल्प का मिश्रण थे, जो इस आदिम दुनिया में भी मौजूद जटिल सामाजिक संरचनाओं की याद दिलाते थे। नेता ने थोड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और कहा, आप मुझे एल्डर रयान कहते हैं। ये नाम आश्चर्यजनक था, जो हमारे आसपास की आदिम दुनिया से बिल्कुल अलग था। लेकिन मैं जानता था कि यह अनुवाद के कारण हो सकता है, जो एक सार्वभौमिक भाषा की क्षमता है, जिससे मैं किसी भी भाषा को समझ सकता हूं और कोई मुझे समझ सकता है। मैंने सिर हिलाया, एल्डर रयान। गांव के मुखिया ने दूसरों का परिचय कराया। उनकी आवाज गर्व और अधिकार से भरी हुई थी। वह दूसरों की ओर मुड़ा, उनका परिचय देते हुए उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था। ये मेरे भाई हैं, सबसे बेहतरीन शिकारी जिनसे तुम कभी मिले होगे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराया जो मेरे जितना ही लंबा था। उसका शरीर उसकी रोजाना की शारीरिक मेहनत का प्रमाण था। वह 30 साल का लग रहा था। मुखिया ने कहा, वह हमारा सबसे युवा शिकारी है। आप उसे बड़ा भाई टस्क कह सकते हैं। ये शब्द स्नेह से भरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार और दोस्ती का बंधन इन लोगों को एक साथ बांधे हुए है। मुखिया ने दूसरे व्यक्ति का परिचय कराया, जिसका पेट बड़ा था, जो इस गांव में प्रचुर भोजन का प्रमाण था। उसने कहा, यह तुम्हारा एल्डरमिट है। तभी रयान की नजर बगल वाले आदमी पर पड़ी, एक विशालकाय इंसान जिसका पेट बहुत सारे सफल शिकार और कम दौड़ की निशानी था। और ये, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिट है। इसके पास 2 लोगों के लिए काफी बड़ी झोपड़ी है। मिट, इसे वापस गांव ले जाओ। इसे अपने पास रहने दो। मिट ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दया और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? ये शब्द जिज्ञासा और दया का मिला जुला भाव था, मानो उसे सचमुच मेरी चिंता हो। मैंने कहा, मैं डेक्स्टर हूँ। मैंने अपना असली नाम बताया। मिट ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दया और सहानुभूति से भरी थी, शायद उस कहानी के प्रति जो मैंने अभी अभी गढ़ी थी। जैसे ही मिट और मैं गांव की ओर चल पड़े, मैंने देखा कि बच्चे एक साथ खेल रहे थे। उनकी हंसी हमारे आसपास की आदिम दुनिया से बिल्कुल अलग थी। गांव मेरे सामने किसी अधूरे से याद किए हुए सपने की तरह खुल गया। मिट्टी और फूस से बनी झोपड़ियां एक खुरदुरे घेरे में खड़ी थीं। उनकी फूस की छतें धूप के भार से झुक रही थीं। छोटी छोटी आग से धुआं उठ रहा था, जिसमें पकते हुए मांस और जलती हुई जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बच्चे इमारतों के बीच से गुजर रहे थे। उनकी हंसी तेज और चमकदार थी। उनके शरीर धूल और खुशी से रंगे हुए थे। ये संरचनाएं हमारे चारों ओर फैले जंगली जंगल से बिल्कुल विपरीत थीं, जो उन्नत पाषाण युग की याद दिलाती थी जिसमें ये लोग रहते थे। वे गुफाओं में नहीं बल्कि संगठित समूहों में रहते थे। झोपड़ियां गोलाकार पैटर्न में व्यवस्थित थीं, जिससे समुदाय और सुरक्षा की भावना पैदा होती थी। हर झोपड़ी अनोखी थी। कुछ झोपड़ियां दूसरों से बड़ी थीं, जो उसमें रहने वाले परिवार की स्थिति या आकार को दर्शाती थीं। दीवारें मिट्टी की बनी थीं, जिन्हें लकड़ी के खंभों से मजबूत किया गया था, और छतें पुआल से बनी थीं, जो मौसम से सुरक्षा प्रदान करती थीं। शिल्पकला बुनियादी लेकिन प्रभावशाली थी, जो इन लोगों की प्रतिभा का प्रमाण थी। जैसे जैसे मिट और मैं गांव में अंदर की ओर बढ़े, पहरेदारों की मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन होता गया। वे पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनके शरीर ताकत से कुंडलित थे और उनके भाले ऐसे सहज आत्मविश्वास से पकड़े हुए थे जैसे उन्हें चलाना आता हो। धूप से काली पड़ चुकी त्वचा के नीचे उनकी मांसपेशियां लहरा रही थीं। उनके हाव भाव सतर्क थे और उनकी आंखें तेज थीं क्योंकि वे आसपास के माहौल को देख रहे थे।
जब उन्होंने मिट को देखा तो उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें अधिकार का भार था। एल्डर मिट, आप वापस आ गए। और यह बच्चा कौन है? मैं उनकी निगाहों को मुझ पर महसूस कर सकता था, आकलन करती हुई उत्सुकता से। यार, ये शब्द मुझे खटकता था। मुझे पता था कि वे मुझे इस नजर से क्यों देख रहे थे। न दाढ़ी, न मूंछ, यहाँ तक कि मेरे जबड़े पर हल्की सी भी दाढ़ी की परछाई नहीं। मेरा शरीर दुबला पतला था। इससे पहले मैंने जो भी अजीब जीवन जिया था उससे वह कठोर हो गया था, लेकिन उनके लिए मैं बस एक आधा बड़ा लड़का था जो दूसरी नजर के लायक भी नहीं था। मेरी जांघें भी चिकनी थी, आदतन साफ शेव की हुई थी, एक ऐसी पसंद जो यहाँ बेतुकी सी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि बाल वापस उगने में कितना समय लगेगा और मैं कितना समय बाद थोड़ा और घुल मिल पाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बच्चों के साथ काम कर सकती थी। बच्चों को कम आंकना आसान होता है। मिट ने कहा, देखो, हमने इस बच्चे को जंगल से बचाया था। इसके परिवार पर एक बाघ ने हमला किया था और अब यही अकेला बचा है। वह किसी जनजाति का सदस्य नहीं था, इसलिए हम सब ने उसे अपने गांव में ले जाने का सुझाव दिया। मिट ने वही कहानी दोहराई जो मैंने उन्हें सुनाई थी। सबने सिर हिलाया और मेरी तरफ दयालुता से देखा। उनकी आंखों में स्वीकृति और स्वागत का मिला जुला भाव था। उन्होंने कहा, हमारे गांव में आपका स्वागत है। उनके शब्द दयालुता और उदारता का मिश्रण थे, जो इस आदिम दुनिया में भी मौजूद जटिल सामाजिक ढांचों की याद दिलाते थे। मैंने अपना सिर झुका लिया, अपनी आवाज को धीमा और कृतज्ञता से भरा बनाने की कोशिश की। मुझे जगह देने के लिए शुक्रिया। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं बोझ नहीं बनूंगा। ये शब्द राख जैसे लग रहे थे, फिर भी मैंने कह दिया, अपना किरदार निभाओ, घुल मिल जाओ। मिट ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां मोटी और खुरदरी हो गई थी। उसका नाम डेक्स्टर है। अब वह हम में से एक है, क्रोनोस गांव का, क्रोनोस जनजाति का। उसकी आवाज में गर्व था, उस तरह का गर्व जो खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़े होने पर आता है। फिर वह पहरेदारों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। वह मेरे और मेरी औरत के साथ रहेगा। तुम लोग जाओ और अपना काम करो, उसने कहा। पत्नी की जगह औरत शब्द के इस्तेमाल ने मेरी जिज्ञासा जगा दी। ऐसा लग रहा था कि इस आदिम दुनिया में शादी जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी, या शायद पति या पत्नी जैसे शब्द भी नहीं थे। मुझे ये दिलचस्प लगा और मैं जानने को उत्सुक थी कि उनके रिश्ते कैसे होते हैं। पहरेदारों ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस सिर हिलाया और बुदबुदाते हुए कहा, हाँ एल्डर मिट, और फिर अपनी गश्त में लग गए। उनके शरीर उसी हिंसक शान से हिल रहे थे जैसा मैं इन लोगों के साथ देखता आया हूँ। मैंने देखा कि उन सभी के शरीर मेरे जैसे थे, मांसपेशियों और पेट से भरे हुए, और कुछ तो मुझसे भी लंबे थे, लेकिन कुछ मिट जैसे भी थे, जिसका पेट बड़ा था, जो इस गांव में भोजन की प्रचुरता का प्रमाण था। जैसे जैसे मैं और मिट गांव से गुजर रहे थे, मेरे आसपास का नजारा आदिम सुंदरता और कच्चे अदम्य जीवन का मिश्रण था। हवा में खाना पकने की खुशबू फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी आग सुलग रही थी, जिसके चारों ओर औरतें इकट्ठी थीं। ये महिलाएं अप्रतिम अदम्य सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थीं। उनके शरीर आग की तपिश और श्रम से पसीने की चमक से चमक रहे थे। उनकी त्वचा का रंग मलाईदार सफेद से लेकर गहरे कारमेल भूरे रंग तक था। हर एक अपने आप में अनोखा और मनमोहक था। उनके शरीर पर जटिल टैटू और साधारण हड्डी के आभूषण थे, जो उनके आदिम आकर्षण को और बढ़ा रहे थे। उनके बाल उनकी पीठ पर लंबे रेशमी लटों में लहरा रहे थे, कुछ रात की तरह काले तो कुछ सूरज की तरह हल्के, एक प्राकृतिक चमक से चमक रहे थे। उनके स्तन भरे हुए और दृढ़ थे। उनके निप्पल गहरे और उभरे हुए थे, कुछ गहरे गहरे भूरे रंग के तो कुछ कोमल आकर्षक गुलाबी। पत्तों की बिखरी हुई परत के बीच से दिखाई देने वाले उनके एरोला को देखकर मेरे अंदर वासना की लहर दौड़ गई। वे जो पत्तियां पहनती थीं, वे स्कर्ट जैसी थीं, लेकिन पीछे से पूरी तरह खुली हुई थीं, जिससे उनके नंगे चिकने नितंब दिखाई दे रहे थे। यह नजारा मनमोहक और बेहद कामुक था, जो इस आदिम समाज की उन्मुक्त प्रकृति का प्रमाण था। उनके नितंब दृढ़ और गोल थे। उनकी त्वचा चिकनी और बेदाग थी, तथा आग के चारों ओर काम करते समय उनकी प्रत्येक गतिविधि के साथ उनकी त्वचा थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। उन्हें छूने और उनकी त्वचा की कोमलता को महसूस करने की इच्छा लगभग चरम पर थी। उनके गुप्तांगों के बाल काले और सुनहरे रंग के थे, कुछ के तो सफेद भी थे, जो उनकी त्वचा के रंग से बिल्कुल अलग थे। यह नजारा अनोखा और बेहद कामुक था, जो इन महिलाओं की अदम्य अदम्य सुंदरता का प्रमाण था। इस नजारे ने मेरे अंदर वासना की एक लहर दौड़ा दी, मुझे उन जरूरतों और चाहतों की याद दिला दी जो अब भी मेरे अंदर गहराई तक समाई हुई थी। मेरे सामने इस कामुक दृश्य की प्रतिक्रिया स्वरूप मेरा लिंग कड़ा होने लगा।
ये महिलाएं विदेशी सुंदरता और मनमोहक आकर्षण की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी त्वचा का रंग मलाईदार सफेद से लेकर कैरेमल ब्राउन तक था और उनके शरीर टैटू और गहनों से सजे थे जो उनके आदिम आकर्षण को और बढ़ा रहे थे। मैंने देखा कि सभी औरतें वहां आ रही थीं और मैं उनके स्तनों को उछलते हुए देखे बिना नहीं रह सका। कुछ के निप्पल तो बाहर झांक रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, मानो ये सामान्य बात हो। मैंने देखा कि आसपास मौजूद पुरुषों के चेहरे पर भी कोई विकृत भाव नहीं था, जिससे मुझे इस आदिम दुनिया की मासूमियत और सरलता की याद आ गई। औरतों ने हमें आते देखा और उनके सिर एक साथ ऊपर उठे। उनमें से एक लंबी औरत, जिसकी त्वचा पॉलिश किए हुए कांसे जैसी थी और बाल इतने काले थे कि रोशनी निगल रहे थे, आगे बढ़ी। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी और उत्सुक थी। एल्डरमिट। लेकिन मैं उसके चेहरे की ओर नहीं देख रहा था। मेरी निगाहें उसके स्तनों के हिलने डुलने के तरीके पर टिकी थी, जिस तरह से वह सांस लेती थी, जिस तरह से उसके निप्पल उसकी छाती को ढके पत्तों के बीच से बाहर झांक रहे थे। रास्ते में चलते हुए उसके कूल्हे हिल रहे थे, उसके नितंबों के मजबूत उभार हर कदम पर उभर रहे थे। उसकी जांघों के बीच घने और बिखरे काले बालों की लंटें उसकी चिकनी त्वचा के बिल्कुल विपरीत थीं। ये बच्चा कौन है? उसने पूछा और मैं उसकी आवाज में शक की लकीरें सुन सकता था। उसकी नजरें मुझ पर घूम रही थीं, मेरी छाती और जांघों पर टिकी हुई थीं, मुझे परख रही थी, तय कर रही थी कि क्या मैं इस परेशानी के लायक हूं। अंडरस्कोर